नमस्ते सभी को। आज हम एक महत्वपूर्ण सीरीज़ वापस प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ है कक्षा 6 से लगा करके 10 तक की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न 3 विषय के रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। इन प्रश्नों से निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है रेट लेवल 2 आर्ट्स के अभ्यर्थियों को, क्योंकि आपको खुद को पता है कि सामाजिक विज्ञान का जो 60 नंबर का पोर्शन रीड में है उसमें 6ठी से लगा करके 10वीं तक की किताबें कितनी मायने रखती हैं। क्योंकि एक कोचिंग के नोट्स और उसमें संबंधित टॉपिक पूरा डिटेल पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी 50% चांस ये होते हैं कि प्रश्न 6ठी से लगा करके 10वीं तक की किताबों में हूबहू वहाँ से उठा करके दे दिया जाए। तो हम 6ठी से लगा करके 10वीं तक की किताबों को पूरा का पूरा कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे 10वीं की किताब से। और 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में हिस्ट्री के 4 यूनिट हैं, इसमें चौथा यूनिट विश्व इतिहास का है, तो अपन आगे के 3 यूनिट को कवर करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 10वीं के सामाजिक विज्ञान पर अपने 2 वीडियो बनेंगे। पहले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कवर कर रहे हैं और थर्ड वीडियो में आधुनिक भारत को कवर करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो और 10वीं की RBSC की बुक के फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कवर करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। एक क्वेश्चन के साथ में उसके इर्द गिर्द जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब भी हम क्लियर कर लेंगे। जो काम के कंसेप्ट है उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला वीडियो, 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो। स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास में पहला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में, पहला क्वेश्चन है अपने पास में, दक्षिणी भारत में नहरों की प्रणाली सबसे पहले कौन से वंश ने प्रारंभ की? दक्षिणी भारत में नहरों की प्रणाली सबसे पहले कौन से वंश ने प्रारंभ की? 10वीं की किताब से हूबहू उठाया हुआ प्रश्न है। 4 वंश हैं, चारों साउथ भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है चोल, दूसरा है चालुक्य, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है पल्लव। सही आंसर क्या है? अगर आपने बुक्स पढ़ रखी है तो आप इजी तरह से इसको दे दोगे। तो सही आंसर इसका पल्लव नहीं है, राष्ट्रकूट नहीं है, चालुक्य नहीं है, सही आंसर है इसका चोल वंश। तो चोल वंश के राजाओं ने दक्षिणी भारत में सबसे पहले नहर निर्माण की तरफ ध्यान दिया। अब चोल वंश के राजाओं के इर्द गिर्द थोड़ी बातें और देख लेते हैं कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे या विजयपाल थे। कहीं के उनका विजयालय नाम मिलता है, कहीं पर उनका विजयपाल नाम मिलता है। चोलों की राजधानी कौन सी थी? तंजौर। ठीक है, चोलों ने सर्वाधिक स्थानीय स्वशासन की तरफ ध्यान दिया था और स्थानीय स्वशासन में उनकी समितियां थी ऊर, नगरम और सभा। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ। दक्षिणी भारत में नहरों की प्रणाली सबसे पहले कौन से वंश ने प्रारंभ की? तो अपने पास में आंसर कौन सा आ गया? चोल वंश ने। दूसरा प्रश्न अपन लेते हैं और अपने पास में दूसरा प्रश्न है, कौन से वंश के राजाओं ने कन्नड़ भाषा को संरक्षण प्रदान किया? कौन से वंश के राजाओं ने कन्नड़ भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो कितनी बातें हैं इसमें। पहली बात तो कन्नड़ भाषा, और उस कन्नड़ भाषा को संरक्षण देने का काम साउथ के कौन से वंश ने किया? वही 4 वंश वापस। चालुक्य वंश नहीं, चोल वंश नहीं, पल्लव वंश नहीं। तो कन्नड़ भाषा को राजकीय संरक्षण देने का काम किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। अब राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की थोड़ी सी इर्द गिर्द बातें देख लें। तो इस राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। और इस दंतिदुर्ग ने उज्जैन में एक यज्ञ करवाया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी, ऐसा कहा जाता है। आपको पता ही है, राष्ट्रकूट साउथ के, उत्तर पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार वंश और पूर्व के पाल वंश, तीनों 100 सालों तक आपस में लड़ाते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है और त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्या था? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार स्टार्ट करते हैं और त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम सफलता भी गुर्जर प्रतिहारों को ही मिलती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत। और इस राष्ट्रकूट वंश के एक प्रसिद्ध राजा कौन थे? अमोघवर्ष। इस राष्ट्रकूट वंश के एक प्रसिद्ध राजा कौन थे? अमोघवर्ष। और इस अमोघवर्ष ने एक ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ है कविराज मार्ग। और एक कविराज मार्ग ग्रंथ कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? कन्नड़ में। ठीक है, इन्हीं अमोघवर्ष ने अकाल से जनता को बचाने के लिए अपनी उंगली लक्ष्मी माँ को चढ़ा दी थी, भेंट कर दी थी। बहुत प्रसिद्ध राजा थे अमोघवर्ष। तो कन्नड़ भाषा को संरक्षण दिया राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। इनके संस्थापक थे दंतिदुर्ग, इनकी कैपिटल थी मान्यखेत,
इस राष्ट्रकूट वंश के राजाओं में एक प्रसिद्ध राजा थे अमोघवर्ष, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था कौन सा, कविराज मार्ग। वो भी कौन सी भाषा में था, कन्नड़ भाषा में। उसके अलावा कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, 3 बड़े साहित्यकार जो राष्ट्रकूट वंश में रहते थे, जिनको त्रिरत्न कहा जाता है, एक का नाम था पम्म, एक का नाम था पोन्न और एक का नाम था रन्न। तो पम्म, पोन्न और रन्न कौन है, तो ये कन्नड़ भाषा के 3 बड़े साहित्यकार हैं, त्रिरत्न कहे जाते हैं, और कौन से वंश में निवास करते थे, राष्ट्रकूट वंश में। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपन लेते हैं। तीसरा प्रश्न, मौर्य काल में विषय का प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो सबसे पहले तो यह क्लियर करो कि विषय क्या होता है। तो आपको पता ही है कि मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन किया गया था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय प्रांत की संख्या 4 थी और अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। उस चक्र को फिर विभाजित करें तो चक्रों को फिर जिलों में बांटा गया था और जिलों को कहा जाता था क्या, विषय। क्लियर है? तो मौर्य काल के पूरे साम्राज्य को 5 प्रांतों में अशोक ने बांटा था। उस प्रांतों को चक्र कहते थे। चक्र कई जिलों में बटे होते थे, प्रांत कई जिलों में बटे होते थे। उस जिलों को कहा जाता था विषय। तो प्रांतों को और चक्रों को संभालने की जिम्मेदारी तो कुमारमात्य या आर्यपुत्र की थी, जो हमेशा राजा के बड़े पुत्र होते थे। लेकिन जिलों में, एक प्रांत के अंदर आने वाले जिलों का प्रशासनिक स्वरूप कैसा था, जिलों का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो अपने पास में 4 ऑप्शन है। पहला है समाहर्ता, दूसरा है प्रदेष्टि, तीसरा है गोप और चौथा है स्थानिक। ठीक है, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, लेकिन है 10वीं की बुक्स में से ही। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। समाहर्ता नहीं था, प्रदेष्टि नहीं था, गोप नहीं था, तो आंसर अपने पास में क्या हो गया, स्थानिक। तो ये सब कौन थे? तो आपको पता है कि मौर्य काल के प्रशासन को 2 भागों में बांटते हैं, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा के नीचे 18 बड़े तीर्थ थे। राजा के नीचे 18 बड़े तीर्थ थे और इन 18 तीर्थों में एक तीर्थ था समाहर्ता। इस समाहर्ता का काम क्या था? तो पूरे साम्राज्य के राजस्व संबंधी कामों को देखना। क्लियर है? इसके बाद में देखें, यह समाहर्ता प्रत्येक जिले में प्रशासनिक कामों को देखने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करता था और उस अधिकारी का नाम था स्थानिक। तो स्थानिक जिलों में बैठता है और उसको ऑपरेट कौन करता है? केंद्र में बैठा हुआ समाहर्ता। ठीक है, इस स्थानिक के नीचे, जिलों के नीचे जो गांव होते थे, उसमें 10 गांवों के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। उस 10 गांवों के ऊपर जो अधिकारी था उसको क्या कहते हैं? गोप। ये स्थानिक पूरे जिले में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये गोप 10 गांवों में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस गोप और स्थानिक पर नजर रखने के लिए एक और अधिकारी जिले में नियुक्त था, जिसका नाम क्या था? प्रदेष्टि। अपन ने चारों के चारों ऑप्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से विश्लेषण कर दिया है। कैसे? तो समाहर्ता केंद्र में बैठता था, राजा के नीचे 18 बड़े मंत्री थे, 18 बड़े मंत्री को तीर्थ कहा जाता था। उसमें एक तीर्थ था समाहर्ता, काम था राजस्व वसूली। समाहर्ता जिलों में स्थानिक को भेजता था, स्थानिक विषय में जिलों में प्रशासनिक कामों को देखता था।
इस स्थानिक के नीचे 10 गांवों में एक गोप नियुक्त होता था। गोप 10 गांवों में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रदेश स्थानिक पूरे जिले का प्रशासन का सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जांचने के लिए जिले में एक और अधिकारी होता था जिसका नाम क्या था, प्रदेष्टि। लेकिन प्रदेष्टि प्रशासनिक अधिकारी नहीं था, प्रशासन का काम कौन देखता था, स्थानिक। तो यहाँ पर आंसर अपने लिए क्या हो गया, स्थानिक। क्लियर है। तो बिल्कुल अपन प्रश्नों को भी पढ़ते जा रहे हैं, प्रश्नों के आंसर तक भी पहुंच रहे हैं और इसके इर्द गिर्द जितनी भी बातें हैं उसको भी अपन साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो आप जब इसको एक एमसीक्यू के हिसाब से भी सोल्व कर रहे हो तो भी आपके माइंड में एक पूरी की पूरी इमेज क्लियर हो रही है कि टॉपिक पूरा हमारा क्लियर होता जा रहा है। तो यही कोशिश है कि क्वेश्चन भी सोल्व होते जाए और टॉपिक भी आपका माइंड में वापस रिकॉल होता जाए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न अपने पास में चौथा, कौन से वर्ग में मेगास्थनीज के समाज वर्गीकरण में शामिल नहीं है। इसमें से 4 वर्ग हैं। मेगास्थनीज ने कौन से वर्ग को अपने वर्गीकरण में शामिल नहीं किया है। तो आपको पता ही है, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था। 5-6 सालों तक वो पाटलिपुत्र में रुका था और 5-6 सालों तक पाटलिपुत्र में रुक करके उसने ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था इंडिका। उस इंडिका ग्रंथ में भारतीय समाज की जानकारी मिलती है और मेगास्थनीज भाई साहब कहते हैं कि उस समय जब मौर्य काल चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। वैदिक काल से अपने यहाँ पर एक परंपरा चली आ रही है कि भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये मेगास्थनीज भाई साहब आ करके 5 साल रुक करके अपने ग्रंथ मेगास्थनीज में एक अलग ही वर्गीकरण करते हैं कि मैं जब भारत में गया तब भारत का समाज 7 वर्गों में विभाजित मैंने पाया। वो 7 वर्ग कौन कौन से थे? तो 7 वर्ग के लिए अपने पास में एक ट्रिक होती है, द क प क स नि स, द क प क स नि स। ये 7 वर्ग थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख नहीं किया उसने। द क प क स नि स मतलब 7 वर्गों का उल्लेख किया। पहला वर्ग था दार्शनिक, दूसरा वर्ग था किसान, तीसरा वर्ग था पशुपालक, चौथा वर्ग था कारीगर, पांचवा वर्ग था सभासद, छठा वर्ग था निरीक्षक, ऑब्जर्वेशन करने का काम करने वाले को भी एक वर्ग मान लिया, और 7वां वर्ग था सैनिक। ध्यान से देखना। तो मैंने कितने वर्ग लिखे हैं इसमें? 7 वर्ग। दार्शनिक, अच्छा कोई विद्वान आदमी था उसको भी एक वर्ग मान लिया। किसान, खेती करने वाले को एक वर्ग मान लिया। पशु चराने वाले को एक वर्ग मान लिया। मजदूरी का काम करने वाले कारीगरों को एक वर्ग मान लिया। सभासद, सभा की अध्यक्षता करने वाले लोगों को एक वर्ग मान लिया। निरीक्षक, ऑब्जर्वेशन करने वाले को एक वर्ग मान लिया। सैनिकों को एक वर्ग मान लिया। तो वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण करने में मेगास्थनीज पूरी तरह से विफल रहा। अब अपने पास में ये है कि 7 इसने जो वर्गीकरण किए थे उसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो आप ऑटोमेटिक आंसर निकाल लोगे। कैसे? किसान तो है भाई शामिल, सभासद भी हैं शामिल, सैनिक भी हैं शामिल, तो कौन शामिल नहीं है? चांडाल। तो जब फायान भारत आता है, फायान चाइना का पहला राजदूत जो भारत आता है और वो चांडालों का उल्लेख करता है, मेगास्थनीज ने चांडालों का उल्लेख नहीं किया है। 7 वर्ग बताएं कौन से? द क प क स नि स। सबसे ज़्यादा कौन थे? किसान। सेकंड नंबर में ज़्यादा कौन थे? सैनिक। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि या सबसे ज़्यादा सम्मानीय कौन थे? तो सबसे ज़्यादा सम्मानीय थे दार्शनिक। और सबसे कम कौन थे? सभासद। तो सबसे कम सभासद थे, सबसे ज़्यादा किसान थे, सबसे सम्मानीय दार्शनिक थे। वर्गीकरण इसका सही नहीं है क्योंकि उस समय भारत इस तरह वर्गों में बटा हुआ नहीं था। उस समय भारत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग में बटा हुआ था। मौर्य काल में आते आते शूद्रों की स्थिति अच्छी हो गई थी, शूद्रों को कृषि का अधिकार मिल गया था। ये पूरी जानकारी हमको कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से मिलती है। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, साथ में टॉपिक भी आपका क्लियर होता जा रहा है। कितने क्वेश्चन देख लिए अपन ने? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 5वां। अपने पास में 5वां क्वेश्चन है, 10वीं की बुक्स में से लिया हुआ, और क्वेश्चन है अपने पास में अरब यात्री। और अरब यात्री का नाम क्या है? जो अरब से आया है, सुलेमान। अरब कंट्री से आया हुआ व्यक्ति सुलेमान। भारत के कौन से राजा की गणना विश्व के 4 बड़े राजाओं में करता है?
भारत के कौन से राजा की गणना विश्व के 4 बड़े राजाओं में करता है? बहुत बड़ी बात है। सुलेमान जब भारत में आया तब त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो मैंने तीनों के राजा लिखे हैं। ये पाल वंश का राजा है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा है, ये राष्ट्रकूट वंश का राजा है, ये पाल वंश के राजा है। तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा कि तीनों के समय सुलेमान आया था, ये सभी राजाओं के समय सुलेमान आया था, तो वास्तव में राजा कौन हो सकता है? तो मिहिर भोज के समय सुलेमान आया था। मिहिर भोज के बारे में सुलेमान ने एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था कि मिहिर भोज अरबों का अमित्र तथा मुसलमानों का कट्टर शत्रु है, लेकिन मिहिर भोज की गणना विश्व के 4 बड़े राजाओं में नहीं की थी। तो यहाँ पर मिहिर भोज नहीं हो जाएगा। दूसरा, देवपाल की गणना भी उसने नहीं की है, धर्मपाल की भी गणना नहीं की है। उसने 4 बड़े राजाओं की गणना किसकी की है? अमोघ वर्ष की। अमोघ वर्ष का जिक्र अभी मैंने दूसरे प्रश्न में किया था कि अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के प्रसिद्ध राजा हैं। उन्होंने कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कवि राजमार्ग। इसी अमोघ वर्ष के समय सुलेमान भारत आया था और सुलेमान ने कहा है कि अमोघ वर्ष विश्व के 4 बड़े राजाओं में से एक राजा थे। कंप्लीट है यहाँ तक। अगला प्रश्न अपने पास में, गुप्त वंश का प्रथम राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रथम राजा गुप्त वंश का जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, गुप्त वंश का राजा श्रीगुप्त, जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। लेकिन श्रीगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं की है, श्रीगुप्त ने केवल महाराज की उपाधि धारण की है। कंप्लीट है। दूसरा, समुद्रगुप्त बहुत सारी उपाधि धारण की है, लेकिन पहले राजा नहीं है जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। कुमारगुप्त भी पहले राजा नहीं है। तो गुप्त वंश के पहले राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जितनी भी बातें अपन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने नागवंश की राजकुमारी, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट दोनों से एक लड़का उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी गुप्त संवत चलाया था और गुप्त वंश के पहले राजा जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, गुप्त वंश के पहले राजा जिसने महाराज की उपाधि न धारण करके महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जिससे यह पता चलता है कि ये वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया था और गुप्त वंश को वास्तविक रूप से भारत में स्थापित किया था। भले ही गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये जानकारी हमको किस आधार पर हम ऐसा मान सकते हैं? एक तो उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, आसपास के क्षेत्रों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित किए और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कंप्लीट है। तो अपने लिए आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला 7वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है एलोरा। उस एलोरा में एक पहाड़ को काट करके पहाड़ की गुफा में कृष्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा की गुफा में पहाड़ को काट करके कृष्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सॉरी, यहाँ पर कृष्ण नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? शिव। प्रश्न टाइप थोड़ा सा गलत हो गया। तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? शिव मंदिर मतलब एलोरा एक स्थान है, वहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ को काट करके पहाड़ के एकाश्म पत्थर को काट करके अंदर ही गुफा में मंदिर का रूप दे दिया। और वो मंदिर किसका है? भगवान शिव का। तो वो भगवान शिव का मंदिर एलोरा में किसने बनाया है? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के राजा ने? नहीं। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने? नहीं। इंद्रजातीय राष्ट्रकूट वंश के राजा ने? नहीं। तो कौन से राजा ने बनाया है? कृष्ण प्रथम ने। कौन से राजा ने बनाया है? कृष्ण प्रथम ने। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। तो एलोरा में प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम ने। क्या खास बात है? पहाड़ में गुफा को काट करके एक ही पत्थर को, एक बड़े पत्थर को काट करके उसको मंदिर का रूप दे दिया। एकाश्म मंदिर का उदाहरण है यह शिव मंदिर। कहाँ पर है? एलोरा में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपने पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा और आपको ये शब्द भी सुन करके थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा क्योंकि ये साउथ में तमिल लैंग्वेज के शब्द हैं, लेकिन बार बार क्वेश्चन के बनने के चांस यहाँ से रहते हैं। प्रश्न है चोल काल से।
चोल काल का प्रशासनिक विभाजन का क्रम बताइए। जैसे वर्तमान का प्रशासनिक विभाजन का क्रम क्या है, भारत राज्यों में बटा है, तो भारत राज्य, राज्य किस में बटे हैं, संभाग में, संभाग किस में बटे हैं, जिलों में, जिले किस में बटे हैं, तहसीलों में, तहसील किस में बटे हैं, ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत किस में बटी है, गाँव में, गाँव किस में बटे हैं, वार्ड में। यह वर्तमान का प्रशासनिक विभाजन है। तो चोल काल का प्रशासनिक विभाजन क्या था, मंडल, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, ग्राम। चारों को देखोगे तो आप फर्स्ट में क्या पढ़ा था वही कंफ्यूज हो जाओगे। तो नाडु, मंडलम, कोट्टम, कुर्रम, ग्राम, तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर तक अपन पहुँच रहे हैं। एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, ग्राम, ये पहला ऑप्शन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, पहुँचिए, जज करिए कि कौन सा आंसर हो सकता है, चोल काल का प्रशासनिक विभाजन कैसा हो सकता है। ठीक है, फिर अपन इसके पूरे को समझते हैं। तो देखना, आंसर अपने लिए सही हो जाता है फर्स्ट वाला। चोल काल में प्रांत को मंडल कहा जाता था, मंडल की संख्या थी 6। चोल काल में प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, मंडलम की संख्या थी 6, प्रांतों की संख्या थी 6। तो प्रशासनिक दृष्टि से प्रांतों को 6 भागों में बांटा था चोल वंश के राजाओं ने। दूसरी बात, फिर ये कोट्टम, नाडु, कुर्रम, संभाग, जिला, उस तरह का विभाजन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है ग्राम, क्योंकि चोल वंश के राजाओं ने गांवों को सर्वाधिक स्वतंत्रता दी थी कि आप गांव को अपने हिसाब से चला सकते हो, हम गांव में कम से कम हस्तक्षेप करेंगे। ये चोल वंश के राजाओं का कथन थे। तो गांवों को अधिक स्वायत्तता मिली थी। तो एक प्रश्न बना है कि स्थानीय स्वशासन, गांव का शासन मतलब स्थानीय शासन, स्थानीय शासन मतलब स्थानीय स्वशासन। तो कौन से राजाओं ने स्थानीय स्वशासन को जन्म दिया? चोल वंश के राजाओं ने गांवों को अधिक स्वायत्तता दी। गांवों में 3 प्रकार की सभा थी, एक थी उर, दूसरी थी सभा और तीसरी थी नगरम। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो थी वो थी उर। गांव के सभी व्यक्ति इसमें भाग लेते थे। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, उस दान में दी गई भूमि पर ब्राह्मण गांव बसाते थे, और ऐसे बसे गांवों में ब्राह्मणों की जो संस्था होती थी वो कहलाती थी सभा। व्यापारियों की जो संस्था होती थी वो कहलाती थी नगरम। तो स्थानीय स्वशासन में बात करें तो गांवों की 3 प्रकार की संस्थाएं देखने को मिलती हैं, एक उर, एक सभा और एक नगरम। उर गांवों की संस्था थी, गांव के सभी वयस्क इसमें भाग लेते थे और वो जो निर्णय लेते थे वो गांव में लागू होते थे। जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, ब्राह्मण उस पर गांव बसाते थे, और ऐसे गांवों की जो संस्था होती थी वो सभा होती थी। सभा जो निर्णय लेती थी वो ऐसे गांवों पर लागू होते थे। व्यापारियों की एक संस्था होती थी जिसको कहा जाता था नगरम, और व्यापारियों नगरम संस्था के माध्यम से व्यापारी व्यापार के नियमों को तय करते थे। कंप्लीट है, यहाँ आगे चलते हैं। फिर आगे बात करें तो ये अपना याद रखना, मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम और गांव, ये पूरा का पूरा विभाजन 10वीं की बुक में दे रखा है। कौन से प्रश्न तक पहुंचे अपन? 8वें प्रश्न तक। 9वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास में। ग्रंथ है अपने पास में मिताक्षरा, उसके लेखक के विज्ञानेश्वर कौन से वंश का संरक्षण प्राप्त था? मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर को कौन से वंश का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूट नहीं, चोल नहीं, पाल वंश नहीं, तो कौन सा वंश? चालुक्य वंश। मिताक्षरा हिंदू कानून की पुस्तक है, विज्ञानेश्वर ने लिखी है, और मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर को संरक्षण कौन से वंश के राजाओं ने दिया था? चालुक्य वंश के राजाओं ने। तो चालुक्य वंश 2 प्रकार के हैं साउथ में, एक चालुक्य जिनकी राजधानी बादामी या वातापी थी, और दूसरे चालुक्य जिनकी राजधानी कल्याणी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जब चालुक्य और आगे आने वाले हैं उसमें अपन चालुक्य को और डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा है। क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। लाइनें पूरी 10वीं की बुक्स में से उठाई हुई है। प्रश्न है, अशोक के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। कोशिश करेंगे कि अपन 6ठी तक के बुक को कवर करें, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं उसको अपन एक साथ सोल्व करें। तो मान के चलना कि जितने भी वीडियो की श्रृंखला अपनी चलेगी उसमें हूबहू ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको रीड के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी काम की चीज़ें उसको नोट कर लें, और हो सकता है अपन थोड़े दिनों के बाद में, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है तो लाइव अपन आए तो आप एक साथ जब
सब सहमत हो जाओगे तो अपन लाइव इस क्वेश्चन की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे, ताकि आप कमेंट में आंसर को पहले ही दे दो। तो अशोक के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। राजतरंगिणी ग्रंथ के अनुसार अशोक शैव धर्म का उपासक था। एकदम सही बात है, अशोक शैव धर्म का उपासक था, राजतरंगिणी ग्रंथ कह रहा है, ठीक है। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की। नेपाल में एक गांव है रुमंदेई अभिलेख, नेपाल में एक गांव है रुमंदेई, वहां पर उन्होंने एक अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि अशोक ने वहां का कर 1/4 था, उसको घटा करके 1/8 कर दिया। पहले उपज का 1/4 हिस्सा ले रहे थे, अब उपज का 8वां हिस्सा लेंगे। उड़ीसा में कलिंग में एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके अनुसार कलिंग युद्ध के समय कलिंग के राजा नंदर आए थे। 4 ऑप्शन अपने पास में है, देखते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार अगर बात करें, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार अगर बात करें तो कलिंग के राजा खारवेल का है हाथी गुम्फा अभिलेख। और इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि अशोक ने जब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर अटैक किया था, तब वहां कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज थे। एकदम सही बात है। नेपाल की यात्रा पर गए थे अशोक, लुम्बिनी गांव की यात्रा पर गए थे अशोक। जब वापस रिटर्न हो रहे थे तो रुमंदेई गांव में एक अभिलेख लिखवाया था। उस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि लुम्बिनी गांव का कर 1/4 से घटा करके 1/8 कर दिया था। ये भी सही बात है। और याद रखना, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, बृहदलेख लिखवाए हैं। सभी अभिलेखों का उद्देश्य धम्म का प्रचार करना है, लेकिन अशोक का एकमात्र अभिलेख रुमंदेई अभिलेख जो मौर्यकालीन कर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक की जानकारी देता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, यह गलत बात है, क्योंकि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, और लुम्बिनी की यात्रा की थी। और जब वो वापस आ रहे थे तभी तो रुमंदेई अभिलेख लिखवाया था, क्योंकि लुम्बिनी भी नेपाल में और रुमंदेई भी नेपाल में। तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष तो उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो बोध गया की यात्रा कब की थी? तो बोध गया की यात्रा की थी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। बोध गया की यात्रा कब की थी? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। तो कितने प्रश्न हो गए अपने पास में? 10। तो चलते हैं 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न अपना है, कावेरी नदी पर 100 किलोमीटर लंबा बांध बनाने वाला चोल वंश का राजा कौन था? ठीक है, नदी कौन सी? कावेरी। बांध कितना लंबा? 100 किलोमीटर। बनाने वाला राजा कौन से वंश का? चोल वंश का। है कौन? वो अपन को देखना है। तो आपको माइंड में रखना है कि चोल वंश साउथ में 2 पारियों में चलता है। पहले एक मौर्य काल के समकालीन चलता है, वो उत्तरवर्ती चोल होता है, वो प्रारंभिक चोल होता है। और एक 7वीं शताब्दी के बाद लगभग 500-700 साल के गैप के बाद, 700-800 सालों के गैप के बाद चोल वंश वापस प्रारंभ होता है साउथ में। तो पहले प्रारंभ में चोल वंश था, उसका राजा करिकाल है। और बाद के चोल वंश का जो राजा हैं वो सभी राजराज, राजेंद्र, आदित्य चोल, वो सब ये हैं। प्रारंभिक चोल वंश के राजाओं की राजधानी पुहार नामक नगर था, और उत्तरवर्ती चोल वंश की राजधानी उस समय तंजौर थी। कंप्लीट है। प्रश्न अपने पास में है कि कावेरी नदी पर 100 किलोमीटर लंबा बांध बनाने वाला चोल वंश का राजा कौन था? तो राजराज प्रथम नहीं था, राजेंद्र प्रथम नहीं था, आदित्य चोल नहीं था। तो ये प्रारंभिक चोल वंश का राजा था करिकाल, जिसने कावेरी नदी पर 100 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था। करिकाल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, श्रीलंका को हराया था, वहाँ युद्ध करने वाले वहाँ के सैनिकों को युद्धबंदी बनाकर यहाँ लाया था, और उनको युद्धबंदी बना करके बांध बनाने के काम में लगा दिया था। कावेरी नदी पर 100 किलोमीटर लंबा बांध करिकाल ने बनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अपना 12वां, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, सीताध्यक्ष क्या कृषि विभाग को संभालता है? पन्याध्यक्ष क्या नमक विभाग को संभालता है? लक्षणाध्यक्ष क्या मुद्रा विभाग को संभालता है? विविधाध्यक्ष क्या चारागाह भूमि का प्रबंधक है? तो अध्यक्ष का कंसेप्ट कहाँ से आया, उसका थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। माना कि ये अपना भारत है, और इस पूरे भारत में चल रहा है मौर्य वंश। मौर्य वंश के साम्राज्य को चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने 4 प्रांतों में बांटा था, अशोक ने 5 प्रांतों में बांटा था। प्रांतों को कहा जाता है चक्र। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर बात करते हैं, 5 प्रांतों का प्रशासन अलग तरह से चलता है, उसको कहते हैं प्रांतीय प्रशासन। जैसे अपना विषय वाला स्थानिक का जो प्रश्न आया था, वो प्रांतीय प्रशासन से रिलेटेड था।
उसी तरह मौर्यों की कैपिटल जो थी, मौर्यों की जो कैपिटल थी, उस कैपिटल का नाम था पाटलिपुत्र। तो कैपिटल यानी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ पर मौर्य वंश का संबंधित राजा बैठ करके शासन चलाता है। तो पाटलिपुत्र में बैठता है राजा, और राजा के नीचे होते थे बड़े बड़े मंत्री जिनकी संख्या होती थी 18, और उस समय मंत्रियों को कहा जाता था तीर्थ। तो राजा के नीचे 18 बड़े मंत्री थे जिनको तीर्थ कहते थे, और इन 18 बड़े मंत्री के नीचे 26 अध्यक्ष थे। ऐसी जानकारी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। और ये 26 अध्यक्ष 18 तीर्थों के नीचे रह करके अपने अपने विभाग को देखते थे। तो इन्हीं 26 अध्यक्षों से ये प्रश्न अपन ने लिया है। कंप्लीट है। अब देखते हैं 26 अध्यक्ष में 4 अध्यक्ष आपके सामने हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो अपन को देखना है। तो सही बात है, सिताध्यक्ष कृषि विभाग को संभालता है, क्लियर है। सही बात है, विविधाध्यक्ष चारागाह भूमि का मैनेजमेंट करता है। सही बात है, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग को संभालता है। तो यहाँ पर अपने लिए सही हो जाएगा, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है, पण्याध्यक्ष। तो ये जो पण्याध्यक्ष जो है वो व्यापार विभाग को संभालता था। कौन से विभाग को संभालता था? व्यापार विभाग को। तो भाई नमक विभाग को कौन संभालता था? नमक विभाग को संभालने के लिए एक अलग अध्यक्ष था जो 26 अध्यक्षों में था, और उस अध्यक्ष का नाम था लवणाध्यक्ष। तो लवणाध्यक्ष नमक विभाग को संभालता है, तो पण्याध्यक्ष व्यापार विभाग को संभालता है। यहाँ पर ये मेल नहीं खा रहा था। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। एक गणिका अध्यक्ष था जो वेश्याओं से कर वसूल करने का कार्य करता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग को संभालता है, लेकिन एक अधिकारी था मुद्रा अध्यक्ष, वो पासपोर्ट विभाग को संभालता था। इस तरह से 26 अध्यक्ष हैं जिनका जिक्र, लगभग 10 अध्यक्षों का जिक्र 10वीं की बुक में कर रखा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रंथ है विक्रमांक देवचरित, उसके लेखक है विल्हण। प्रश्न है कि वो किसके दरबार में निवास करते थे? प्रश्न क्या है? विक्रमांक देवचरित ग्रंथ के लेखक विल्हण किसके दरबार में निवास करते थे? क्या राष्ट्रकूट वंश राजा अमोघवर्ष के दरबार में? क्या राष्ट्रकूट वंश के राजा दंतीदुर्ग के दरबार में? क्या पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु के दरबार में? क्या चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में? 4 ऑप्शन में अपने लिए सही हो जाएगा विक्रमादित्य षष्ठ। ये चालुक्य वंश के राजा थे, विक्रमादित्य षष्ठ। चालुक्य वंश 2 शाखाओं में साउथ में चलता है। पहले बादामी के चालुक्य आते हैं जिनका हर्षवर्धन के साथ में संघर्ष हुआ था। बादामी के चालुक्य को राष्ट्रकूट खत्म कर देते हैं, राष्ट्रकूट वंश आ जाता है। राष्ट्रकूट वंश को खत्म करके वापस चालुक्य आएंगे, लेकिन वो चालुक्य बादामी के चालुक्य न होकर के उनकी राजधानी कल्याणी रहेगी। तो जो कल्याणी के चालुक्य वंश के राजा हैं विक्रमादित्य षष्ठ, उनके दरबार में रहते थे विल्हण, और विल्हण ने ग्रंथ लिखा था विक्रमांक देवचरित। क्लियर है। फिर दूसरी बात, इसी विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में विज्ञानेश्वर भी निवास करते थे। और आपको पता ही है, विज्ञानेश्वर ने हिंदू कानून की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मिताक्षरा। हिंदू कानून की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मिताक्षरा। तो इस विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में एक तो विल्हण भी रहते थे, और इस विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में विज्ञानेश्वर भी रहते थे, विज्ञानेश्वर भी निवास करते थे। तो विल्हण ने तो ग्रंथ लिखा है विक्रमांक देवचरित, तो विज्ञानेश्वर ने ग्रंथ लिखा है मिताक्षरा। ये दोनों किसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं? विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार की। कंप्लीट है। आपको अनवरत रूप से अपनी तैयारी को जारी रखना है, बिल्कुल तनाव में नहीं रहना है। एग्ज़ाम भले 2 महीने आगे पोस्टपोन हो गया हो, लेकिन अपनी तैयारी को उसी तरह से करना है जैसे आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले 1 महीने में हो। उसी अगर इस तरह से आप तैयारी करते रहोगे तो ही आप रेस में सबसे आगे रह पाओगे। तो अपन कोशिश करेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपको अध्ययन कार्य से बांधा रखा जाए और आपको एक दिशा मिलती रहे। अगला प्रश्न अपना 14वां, 18 तीर्थों में से कौन सा तीर्थ? अभी मैंने तीर्थ का कंसेप्ट क्लियर करवाया था, ठीक है, कि केंद्रीय प्रशासन की राजधानी पाटलिपुत्र थी, राजा बैठता है, राजा के नीचे 18 बड़े अधिकारी बैठते हैं, 18 बड़े अधिकारी को कहते हैं तीर्थ। तो 18 तीर्थों में से कौन सा तीर्थ मौर्य काल में जो सीमांत क्षेत्र थे, जहाँ पर मौर्य काल की सीमा का अंत होता है, उस सीमांत क्षेत्रों की व्यवस्था को देखता था? बैठेगा वो पाटलिपुत्र में, लेकिन उसके अधिकारी सीमांत क्षेत्रों को देखेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे किसको? पाटलिपुत्र में बैठे हुए 18 तीर्थों में से एक तीर्थ को। तो 18 तीर्थों में कौन सा तीर्थ सीमांत क्षेत्रों की व्यवस्था को देखता है? आटविक नहीं, क्योंकि ये जंगल विभाग को देखता है। व्यवहारिक नहीं, क्योंकि दीवानी मामलों का प्रमुख न्यायाधीश है। समाहर्ता नहीं, क्योंकि ये मौर्य काल की संपूर्ण राजस्व व्यवस्था को देखता है। तो अपने पास में बच क्या गया? अंतपाल।
दो काम करता है अंतपाल। एक तो सेना के सामानों का प्रबंधन करता है कि सेना को कौन कौन से सामान चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो सैन्य सामग्रियों का प्रबंधन भी अंतपाल करता है, और सीमांत क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करने का काम भी अंतपाल करता है। ये चारों अधिकारी 18 तीर्थों में शामिल है। वापस बता देता हूँ। आठविक वन विभाग को देखता है, व्यवहारिक दीवानी मामलों का न्यायाधीश है, कंप्लीट है। समाहर्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है समाहर्ता, राजा के नीचे 18 तीर्थों में प्रमुख तीर्थों में इसकी गिनती होती है, और ये मौर्य काल की कर व्यवस्था को, राजस्व व्यवस्था को देखता है। और अंतपाल दो काम करता है, एक तो सेना के सामग्री का प्रबंधन भी करता है, और साथ में मौर्य काल की सीमा का जो अंत हो रहा है उस सीमांत क्षेत्रों की देखरेख करने का काम भी करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अपने पास में अगला प्रश्न है 15वां। मौर्य वंश के कौन से राजा को दिव्यादान ग्रंथ में धर्म विवर्धन कहा गया है? 10वीं की किताब से ही हूबहू लाइन ली है। मौर्य वंश के कौन से राजा को दिव्यादान ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उस दिव्यादान ग्रंथ में कौन से राजा को धर्म विवर्धन कहा गया है? चारों मौर्य काल के राजा हैं। क्या अशोक को कहा गया है, क्या चंद्रगुप्त को कहा गया, क्या बिंदुसार को कहा गया, क्या कुणाल को कहा गया है? तो अपने पास में सही आंसर हो जाएगा कुणाल। अशोक के बाद उत्तरवर्ती जो मौर्य राजा हैं उसमें कुणाल का नाम आता है अशोक के पुत्र के रूप में। अशोक का एक पुत्र था जालोग जिसने कश्मीर पर शासन करना चालू किया, और अशोक का दूसरा पुत्र था कुणाल। तो कुणाल को दिव्यादान ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उस दिव्यादान ग्रंथ में कुणाल को धर्म विवर्धन कहा गया है। कंप्लीट है? आगे चलते हैं। 15 प्रश्न तक हो चुका है। ध्यान रखना है कि धर्म विवर्धन किसको कहा जा रहा है? कुणाल को। 16वां प्रश्न अपने पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पहली बार एक अखिल भारत का निर्माण किया, उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत में महाजनपदी व्यवस्था थी, उसके पहले वैदिक कालीन व्यवस्था थी, उसके पहले सिंधु घाटी व्यवस्था थी। तो पूरा भारत एक नहीं हुआ था, एक अखिल भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य एक अखिल भारत का निर्माण करेगा तो भारत का दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी क्षेत्र को जीतेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत अभियान किया था, ये जानकारी हमको कौन से ग्रंथों से मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ के क्षेत्रों को जीता था, ये जानकारी हमको साउथ के कौन से ग्रंथों से मिलती है? तोलकप्पियम ग्रंथ से मिलती है। ये संगम काल का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है व्याकरण का, तोलकप्पियम। नहीं। क्या दिव्यादान ग्रंथ से मिलती है? नहीं। दिव्यादान ग्रंथ से हमको एक जानकारी मिलती है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त ने किया था, ये जानकारी हमको दिव्यादान ग्रंथ से मिलती है। दीपवंश या महावंश ये श्रीलंका के दो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित अशोक के भतीजे निग्रोध ने किया था। तो ये ग्रंथ दीपवंश और महावंश ग्रंथ कह रहे हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित अशोक के भतीजे निग्रोध ने किया था, और दिव्यादान ग्रंथ कह रहा है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त ने किया था। अगर दोनों एक साथ में आ जाए तो दिव्यादान ग्रंथ में जो कहा गया है वो सही है। लेकिन अगर साहित्य को दे करके, स्रोत को दे करके पूछे कि दीपवंश व महावंश के अनुसार किसने किया, दिव्यादान के अनुसार किसने किया, तो आपको उस हिसाब से आंसर को सेलेक्ट करना है। क्लियर है? तो तोलकाप्पियम में जानकारी नहीं मिलती है, दिव्यादान में जानकारी नहीं मिलती है, श्रीलंका के दो ग्रंथ दीपवंश और महावंश में जानकारी नहीं मिलती है। तमिल भाषा के दो ग्रंथ हैं, तमिल भाषा के एक ग्रंथ का नाम है अहनानुरु और तमिल भाषा के दूसरे ग्रंथ का नाम है मूर्नानुरु। तो तमिल लैंग्वेज के दो ग्रंथ हैं, एक का नाम है अहनानुरु, दूसरे का नाम है मूर्नानुरु। इन दोनों ग्रंथों में, इस तमिल भाषा के दोनों ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत में अभियान किया था। कंप्लीट है? कहाँ तक आ चुके अपन? तो अपन 16वें प्रश्न तक आ चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना कौन सा है? तो 16वें के बाद में अपन आगे चलें, रुकना है ना, वापस लाते हैं। 16वें के बाद में 17वां प्रश्न अपन चलते हैं, और 17वां प्रश्न अपना है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। और 17वां प्रश्न है मत्तविलास प्रहसन। मत्तविलास प्रहसन ग्रंथ के लेखक कौन है? मत्तविलास, टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन मत्तविलास ऐसे लिखा जाता है। तो मत्तविलास प्रहसन ग्रंथ के लेखक कौन है? ये ग्रंथ जो है इसमें हास्य संबंधी सामग्रियाँ ज़्यादा हैं, और इसमें दक्षिणी भारत में शैव संप्रदाय की एक शाखा है कापालिक साधु, उस कापालिक साधुओं पर व्यंग्य किया गया है, और ग्रंथ का नाम है मत्तविलास प्रहसन। इस ग्रंथ के लेखक कौन है?
अमोघ वर्ष नहीं, क्योंकि इन्होंने तो कविराज मार्ग ग्रंथ लिखा है। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। पुलकेशिन द्वितीय नहीं। नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं। तो राजा कौन हो जाएंगे? बचे कौन अपने पास में? महेंद्र वर्मन प्रथम। ये महेंद्र वर्मन प्रथम कौन से वंश के राजा हैं? तो पल्लव वंश के राजा हैं। और इस पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? मत्त विलास प्रहसन। अब वंश कौन सा है? पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी है? कांचीपुरम। सिंह विष्णु के दरबार में कौन रहता था? भारवी नामक साहित्यकार। भारवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? किरातार्जुनियम। सिंह विष्णु के बाद पल्लव वंश के राजा कौन बने? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मत्त विलास प्रहसन। इस मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है? कापालिक साधुओं के ऊपर व्यंग की जानकारी हमको मिलती है। इस महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने मारा था? तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने। और पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को मार करके कांची को जीत लिया था, इसलिए पुलकेशिन सेकंड ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है काचीकोंडा। काचीकोंडा। फिर इस पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को मार दिया था, तो महेंद्र वर्मन के मरने के बाद राजा बने थे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को हरा करके पुलकेशिन को मार दिया और पुलकेशिन की राजधानी वातापी को जीत लिया। तो फिर नरसिंह वर्मन एक उपाधि धारण कर लेंगे जिनका नाम है वातापी कोंड। ठीक है, ये इर्द गिर्द जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस महेंद्र वर्मन पर आक्रमण मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर ही कर लेता हूँ। ये आपका अपना भारत है और इस भारत में बात करें तो यहाँ पर एक वंश चल रहा है चालुक्यों, और यहाँ पर एक वंश चल रहा है जिसका नाम है पल्लव। कितने वंश हो गए? 2। चालुक्य वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन सेकंड, और उस समय पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन। उस समय पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन। ये महेंद्र वर्मन वही जिन्होंने मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना की है। तो इस पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया, महेंद्र वर्मन को हरा दिया। उस समय पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, कांची को जीत लिया। तो इस पुलकेशिन सेकंड ने कांची को जीतने के उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम है कांची कोंड। अब कोंड से आप ध्यान रखना, कोंड का मतलब होता है क्षेत्र। कांची वाले क्षेत्र को जीतने वाला कौन? पुलकेशिन सेकंड। एक गंगे कोंड, गंगा वाले क्षेत्र को जीतने वाला कौन? राजेंद्र प्रथम। तो कोंड मतलब क्षेत्र। कौन से क्षेत्र को जीता? कांची को। तो पुलकेशिन फर्स्ट ने सेकंड ने उपाधि कौन सी धारण कर ली? कांची कोंड। कंप्लीट है। पुलकेशिन ने कांची को जीत लिया, पल्लव वंश का एक भाग अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया और वहाँ पर उस भाग की राजधानी वेंगी बना दी। वहाँ से वेंगी के चालुक्य वंश की उत्पत्ति होती है। ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, अभी अपन MCQ सोल्व कर रहे हैं तो उसी हिसाब से अपन वहाँ तक सीमित रखते हैं। फिर क्या हुआ? महेंद्र वर्मन के मरने के बाद यहाँ पर राजा बने नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और इस नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वापस आक्रमण किया किस पर? कांची पर, बादामी पर, वातापी पर। बादामी वातापी एक ही है। और इन्होंने मार दिया पुलकेशिन सेकंड को, और चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, वातापी वाले क्षेत्र को जीत लिया। तो यहाँ पर नरसिंह वर्मन फर्स्ट एक उपाधि धारण करेंगे, उस उपाधि का नाम है वातापी कोंड। एक उपाधि धारण करेंगे वातापी कोंड। ये आमने सामने चालुक्य पल्लवों का जो संघर्ष था उससे बातें निकल करके आई थी। इसे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने को महामल्ल कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी नरसिंह वर्मन फर्स्ट को महामल्ल कहा जाता है, और अपने नाम, अपनी उपाधि महामल्ल के आधार पर इन्होंने साउथ में महामल्लपुर नगर बसाया, महामल्लपुर नगर बसाया। और इसी महामल्लपुर नगर को महाबलीपुरम कहा जाता है, और इसी महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, और इस मंदिरों में दक्षिण की द्राविड़ शैली की जानकारी मिलती है। कंप्लीट है। आंसर तो कब का आ चुका है? अपन इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या? मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के। महेंद्र वर्मन को किसने मार दिया? पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड ने कौन सी उपाधि धारण की? काचीकोंडा। पुलकेशिन सेकंड को किसने मार दिया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कोंड। इसी नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो पल्लव वंश के राजा थे, क्या नाम से जाना जाता है? महामल्ल। अपने नाम से कौन सा नगर बसाया? महामल्लपुरम, महामल्लपुर। इसी महामल्लपुर का दूसरा नाम क्या है? महाबलीपुरम। इस महाबलीपुरम में किसके अवशेष मिलते हैं? रथ मंदिरों के। ये रथ मंदिर कौन सी शैली में बने हुए हैं? द्राविड़ शैली में। द्राविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता क्या है? तो द्राविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता गोपुरम, मंडल और विमान। द्राविड़ वास्तुकला का कोई प्रश्न होगा तो अपन इस वास्तुकला से रिलेटेड 3 शब्द मंडल, विमान और गोपुरम, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 प्रश्न तक अपन आ चुके हैं। अपने पास में 18वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 18वां प्रश्न अपने पास में है
अरबों ने कौन से वंश के राजाओं को बलहर कहा? अरबों ने कौन से वंश के राजाओं को बलहर कहा? अरबों ने कौन से वंश के राजाओं को बलहर कहा? अरब कब आते हैं? जब त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा होता है तब। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन? राष्ट्रकूट, पल्लव और चालुक्य। कंप्लीट है? फिर चलते हैं। तो पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के समकालीन अरब भारत में आ रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है चालुक्य। कौन से वंश के राजाओं को अरबों ने बलहर कहा? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं को तो अरबों ने बोरा कहा था। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने अरबों को बलहर कहा है। तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को अरबों ने क्या कहा है? बलहर। कौन अरब यात्री? एक आता है सुलेमान के बाद में आता है अल-मसूदी। सुलेमान ने भारत में 4 बड़े राजाओं का जिक्र, विश्व के 4 बड़े राजाओं का जिक्र किया है, जिसमें एक भारत के भी बड़े राजा हैं जो राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष। वो प्रश्न आपके सामने पहले आ चुका है। सुलेमान ने मिहिर भोज के बारे में भी स्टेटमेंट दिया था कि मिहिर भोज अरबों का अमित्र तथा मुसलमानों का कट्टर शत्रु है। ये भी अपन पहले देख चुके हैं। तो अरबों ने कौन से वंश के राजाओं को बलहर कहा है? तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न कहाँ से अपन ने लिए हैं? 10वीं की किताब से। और अधिकांश प्रश्न कौन से लेसन से हैं? तो फर्स्ट लेसन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ऑफलाइन में आपको बहुत कुछ पढ़ाया गया है, पूरे नोट्स आपके कंप्लीट हैं। उसके अलावा ये जो प्रश्न हैं वो उस नोट्स से मेल नहीं खाते हैं तो आप उस नोट्स के अंदर उतार सकते हो। ठीक है, उतार तो क्या सकते हो, एक लाइन मेंशन कर सकते हो अलग से। अब 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न अपने पास में है, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत कौन से देश से आया था? तो पहले तो ये बात कंफर्म करते हैं कि बिंदुसार कौन से वंश का है? मौर्य वंश का। मौर्य वंश में किसका बेटा है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। ये अपना भारत है। और इस भारत की बात करें तो बिंदुसार के समय प्रांतों की संख्या 4 है, अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो जाती है। और बिंदुसार की कैपिटल है पाटलिपुत्र, बिहार में स्थित। बिंदुसार जब पाटलिपुत्र में था तब यहाँ पर एक अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मिस्र, और यूरोप और एशिया के बीच में, एशिया में स्थित एक देश है सीरिया। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत कौन से देश से आया था? मिस्र से, सीरिया से, मकदूनिया से या मैसिडोनिया से? ये मकदूनिया और मैसिडोनिया दोनों यूनानी राज्य हैं। मकदूनिया और मैसिडोनिया दोनों यूनानी राज्य हैं। सीरिया और मिस्र, मिस्र अफ्रीका का देश है और सीरिया एशिया का देश है। अब देखते हैं, ये मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, मैसिडोनिया ये सभी सिकंदर के समय विजित क्षेत्र थे। मतलब इस पर सिकंदर और सिकंदर के बाद सिकंदर के उत्तराधिकारियों का शासन था। मिस्र के राजा थे मेली सेकेंड, 10वीं की किताब में दे रखा है। जबकि इनका दूसरा नाम है टोलमी सेकेंड और इनका तो तीसरा नाम है फिलिप सेकेंड। तो फिलिप सेकेंड भी वही बात है, मेली सेकेंड भी वही बात है, टोलमी सेकेंड भी वही बात है। तो मिस्र के राजा ने भी एक दूत पाटलिपुत्र भेजा था। मिस्र के राजा का नाम क्या? टोलमी, फिलिप या मेली, तीनों में से कोई भी नाम हो। और इधर सीरिया के राजा ने भी एक राजदूत भेजा था। सीरिया के राजा का नाम क्या है? एंटियोकस। तो ये राजदूत जो डायमेकस गया था वो कहाँ से गया था? सीरिया से। तो एंटियोकस ने डायमेकस को पाटलिपुत्र भेजा था। तो वो डायमेकस जो है वो कहाँ से आया है? सीरिया से। किसने भेजा है? राजा एंटियोकस ने। कहाँ पर भेजा है? पाटलिपुत्र में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। तो इस टोलमी ने कौन सा भेजा था? तो टोलमी ने डायोनियस करके राजदूत भेजा था। टोलमी ने डायोनियस करके राजदूत भेजा था। अब बात करते हैं, डायमेकस पाटलिपुत्र में रुका और पाटलिपुत्र से वापस जब वो सीरिया जा रहा था तो बिंदुसार ने डायमेकस के साथ सीरिया से 3 चीज़ें मंगवाई थी, सूखे अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। सूखे अंजीर, मीठी मदिरा भिजवा दी थी। दार्शनिक के लिए एक अलग से पत्र भेजा था कि हमारे यहाँ का जो धर्म है वो दार्शनिकों के निर्यात पर पाबंदी लगाता है। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। ये किसने कहा कि डायमेकस जब वापस जा रहा था सीरिया अपने नरेश एंटियोकस के पास में, तो बिंदुसार ने 3 चीज़ें डायमेकस के साथ में भिजवाई थी। ये कौन कह रहा है? तो एक अलग यात्री है जिसका नाम है एथिनियस। एथिनियस ये कहता है कि डायमेकस के साथ में बिंदुसार ने सीरिया से 3 चीज़ें मंगवाई थी। तो यहाँ पर डायमेकस कहाँ से आया है? सीरिया से। किसने भेजा है? एंटियोकस ने। कहाँ पर आया है? बिंदुसार के दरबार में। लास्ट प्रश्न, प्रसिद्ध राजराजेश्वर का मंदिर तंजौर में किसने बनाया? तंजौर तमिलनाडु में है। राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव का है। इसका निर्माण किसने करवाया? मतलब इसका निर्माण कौन करवाएगा? तो चोल वंश के राजा।
कौन करवाएगा? चोल वंश के राजा। चोल वंश के राजाओं ने पल्लव वंश के द्वारा विकसित की गई द्राविड़ शैली को और आगे बढ़ाया है। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड, कौन था इसमें? तो नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन सेकंड तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों पल्लव वंश के राजा हैं। कौन से वंश के राजा हैं? पल्लव वंश के। और इन्होंने जो भी डेवलपमेंट का काम करवाया है उसके अधिकतर अवशेष अपन को कहाँ पर मिलते हैं? महाबलीपुरम में। देख ही चुके हैं, महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण की थी और वही महामल्ल के नाम से उन्होंने महामल्लपुर नगर बसाया था, जिसका दूसरा नाम महाबलीपुरम है। तो या तो राजेंद्र प्रथम या राजराज फर्स्ट। तो तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनाया है? राजराज प्रथम ने। इसी राजराजेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव के नटराज की प्रतिमा यहाँ पर है और ये द्राविड़ वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। तो प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजराज फर्स्ट ने। तो इसी के साथ में अपन ने 20 प्रश्नों को कवर किया है और ये सभी 20 प्रश्न 10वीं के सामाजिक विज्ञान की किताब से अपन ने लिए हैं। और 10वीं के सामाजिक विज्ञान की किताब में ये कौन सा भाग था अपना? ये भाग था अपना पहला। आगे अपन 10वीं के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का दूसरा भाग लेकर के आएंगे, जिसमें हम 10वीं के सामाजिक विज्ञान का तीसरा यूनिट कवर करेंगे। उसके बाद 9वीं, 8वीं, 7वीं ये क्रम अपना चलता रहेगा। इससे आपको रीड सामाजिक विज्ञान के जो 60 क्वेश्चन बनने हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।